हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ CBKG 002 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये कोड आपका नया है PYQ, आपको इसका जल्दी नहीं मिलेगा, आप खोजेंगे तो ठीक है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, तो मुश्किल से 2-3 साल का आपको बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको मिल सकता है या फिर नहीं भी आपको, ठीक है। तो मैंने आपका जितने भी मिला मैंने उनको देखते हुए और आपके आने वाले संभावित प्रश्न को देखते हुए मैंने आपके लिए CBKG 100 का 002 का भाई मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया, ठीक। जिसका टाइटल है काल गणना की विधियां। और देखिए यहाँ पे मैंने 5 साल जो लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही बना लिया था, सो ये समझाना नहीं 5 साल का नहीं, क्योंकि अब मिलेगी ही नहीं 5 साल का आपको। तो ये आपका वीडियो जो है कि ये वीडियो और ये नोट्स इग्नू जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यू हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जरूरी बात हो तो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे CBKG 002 का जो टाइटल है काल गणना की विधिया, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, काल गणना मतलब काल का जो मतलब होता है वो होता है समय, ठीक है। काल का मतलब समय, गणना का मतलब क्या होता है भाई, गिनती। मतलब समय को गिना गया है ना, काल गणना मतलब समय की गणना करना। तो यानी समय या फिर वर्षों की गिनती करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, काल गणना। तो यही तो विधिया, अब देखो इनकी विधिया क्या है। इसको हम लोग BC और BC में काउंट करेंगे, इतिहास के अकॉर्डिंग भाई। BC में काउंट करेंगे, ADC में काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब ईस्वी पूर्व, ईस्वी, ठीक। उसके बाद शक संवत, विक्रम संवत, इस तरह से हम लोग इसको ये करेंगे, ठीक है, गणना करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, देखिए भारतीय कालमान, भारतीय कालमान के वैशिष्ट का वर्णन कीजिए। तो भारतीय कालमान की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे समझिए। भारतीय कालमान वह प्रणाली है जिसके द्वारा दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, युग, ये सब की गणना किया जाता है। तो कालमान का क्या भाई, कालमान का क्या समझे कि भाई जिससे दिन का, महीना का, वर्ष का, ऋतु का और युग का क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। यह मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है कालमान, समझ में आया। तो कुल मिला के आपने क्या समझा कि भाई इसमें दिन के बारे में, महीना के बारे में, वर्ष के बारे में, संवत, योग, इन सब के बारे में समझने को मिलता है। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से। भारतीय कालमान प्राचीन भारत की समय गणना की एक क्या है, वैज्ञानिक और व्यवस्थित पद्धति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समय को अत्यंत क्या सूक्ष्म इकाइयों से लेकर विशाल इकाइयों तक बांटा गया है ना। समय को इसमें क्या किया गया, बहुत छोटे इकाइयों से लेकर एक विशाल इकाइयों तक बांटा गया। भारतीय कालमान में क्षण, पल, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इससे समय की गणना सरल और सटीक बनती है। भारतीय कालमान की दूसरी विशेषता यह है कि सौर तथा चंद्र दोनों गणनाओं पर आधारित है। चंद्रमा की गति के आधार पर मास और सूर्य की गति के आधार पर वर्ष की गणना की जाती है कि नहीं। इसी कारण भारतीय पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विशेष महत्व होता है। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें समय को केवल दैनिक जीवन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि युग, मनवंतर और कल्प जैसी विशाल अवधियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। इससे भारतीय ऋषियों की गहरी वैज्ञानिक सोच का पता चलता है। भारतीय कालमान प्रकृति से जुड़ा हुआ है और ऋतु परिवर्तन, पर्व त्योहार, धार्मिक कार्यों निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है, ठीक। समझ गए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको न आगे देखिए बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन पेपर को समझिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका ये CBKG 002 का। चलिए देखते हैं एक बार। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका, और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपका है ये दिसंबर एग्जाम 2025 का, कुछ महीना पहले आपका जो एग्जाम हुआ है उसका आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है काल गणना की विधियां। इसका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 70 मार्क्स यहाँ पर दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए खुद आपको क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं दिसंबर एग्जाम 2025 का। स्टूडेंट देखिए, इनमें कहा जा रहा है कि इन 7 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो 7 प्रश्न मतलब समझ रहे हो,
अगर 7 प्रश्न का जवाब देंगे तो एक प्रश्न जो है कि आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तभी तो ना, यही बात है। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय काल गणना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया ये। दूसरा क्वेश्चन है, मुहूर्त एवं तिथि का स्वरूप लिखिए। ये सब 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के लिए कितना लिखिएगा? 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना है 2.5 से 3 पेज। 2 पेज भी कुछ हद तक चलेगा, बट कोशिश करना 2.5 से 3 पेज लिखने का। समझ में आया? राहु एवं केतु का खगोलीय स्वरूप बताइए। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष से क्या अभिप्राय है? ये सब 10 मार्क्स से क्वेश्चन। अधिक अधिक मास कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। काल की स्थूल 2 इकाइयों का वर्णन कीजिए। युग गणना का महत्व बताते हुए चतुर्युगी का स्वरूप लिखिए। काल गणना के प्राचीन यंत्रों का उल्लेख कीजिए। 4 प्रकार के मासों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और 10वां नंबर जो है आपका, ब्राह्म एवं दैवी वर्ष का वर्ष से क्या अभिप्राय है। टोटल आपको 10 टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको केवल 7 क्वेश्चन का जवाब देना, जो आपको सही लगे। तो क्वेश्चन पर देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। भारतीय कालमान की स्थूल तथा सूक्ष्म इकाइयों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कालमान में समय को बहुत सूक्ष्म से लेकर अत्यंत विशाल इकाइयों तक विभाजित किया गया है। ठीक है, इससे समय की गणना सरल और वैज्ञानिक रूप से की जाती है। भारतीय कालमान की इकाइयों को मुख्यतः सूक्ष्म इकाइयों तथा स्थूल इकाइयों में बांटा गया है। सूक्ष्म इकाइयां वे हैं जिनमें छोटे छोटे भागों का मापन किया जाता है, जैसे त्रुटि, तत्पर, निमेष, काष्ठा, कला, घटी और मुहूर्त प्रमुख है। उदाहरण के लिए निमेष आंख झपकने के समय को दर्शाता है। इसी प्रकार घंटी घटी और मुहूर्त दैनिक समय मापन की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। और ये स्थूल इकाइयां क्या है? ये वे है जिनसे बड़े समयांतराल की गणना की जाती है। इसमें दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मनवंतर और कल्प प्रमुख है। एक मास 2 पक्षों से मिलकर बनता है। 6 ऋतुओं से एक वर्ष बन जाता है। आगे चलकर 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, है कि नहीं? भारतीय कालमान की विशेषता यह है कि इसमें समय की गणना सूक्ष्मतम क्षण से लेकर ब्रह्मांडीय काल तक की गई है, कि नहीं? इससे भारतीय विद्वानों की वैज्ञानिक दृष्टि और गणनात्मक क्षमता की परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। भारतीय कालमान में ऋतुओं की संकल्पना पर विमर्श कीजिए। भारतीय कालमान में ऋतुओं की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। भारतीय परंपरा में समय को केवल दिन, मास और वर्ष तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि प्रकृति के परिवर्तन के आधार पर उसे 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ये ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रत्येक ऋतु लगभग 2 महीनों की होती है और इनका संबंध सूर्य की गति तथा पृथ्वी की स्थिति से माना जाता है। भारतीय कालगणना में चैत्र से फागुन तक के 12 महीने को 6 ऋतुओं में बांटा गया, जैसे चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ ग्रीष्म आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्र में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, माघ पौष में हेमंत तथा माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, ऋतुओं की यह व्यवस्था केवल मौसम बताने के लिए नहीं, बल्कि कृषि, पर्व त्योहार, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के संचालन के लिए भी उपयोगी है। भारतीय संस्कृति में हर ऋतु का अपना विशेष महत्व है। जैसे वसंत को ऋतुराज कहा गया और वर्षा ऋतु कृषि के लिए आवश्यक मानी गई है। वर्ष तथा अयन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। भारतीय कालमान में वर्ष और अयन समय की महत्वपूर्ण इकाइयां है। वर्ष वह कालावधि है जिसमें पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है। भारतीय पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 मास होते हैं, जो चैत्र से फागुन तक माने जाते हैं। वर्ष को ऋतुओं, मासों, पक्षों और तिथियों में विभाजित किया गया है। यह मानव जीवन, कृषि, पर्व त्योहार, सामाजिक कार्यों के निर्धारण का आधार है। भारतीय परंपरा में वर्ष को नव आरंभ और प्रकृति के चक्र का प्रतीक माना गया है। अयन वर्ष का आधा भाग होता है और एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ता है
हुआ प्रतीत होता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है और लगभग मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर यह 6 माह तक ये चलता है। इससे शुभ और उन्नति का काल माना। देखो ये सब पढ़े थे पहले, नहीं ना पढ़े थे? बताओ, नया नया चीज सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। जब सूर्य कर्क रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। यह 6 माह का होता है। ये भी क्या होता है? 6 माह का। इसे आत्मचिंतन और साधना आ- का काल माना जाता है। ठीक है। काल गणना में विभिन्न प्रकार की क्या है, यगमान का उल्लेख कीजिए। भारतीय काल गणना में युगमान, यहाँ पर देखो यगमान, यहाँ युगमान। तो समझिए, यहाँ युगमान होगा, यग नहीं युग होगा। ठीक है, तब युगमान ही होगा। तो भारतीय काल गणना में युगमान का विशेष महत्व है। युगमान का अर्थ है समय की बड़ी इकाइयां जिनके आधार पर लंबे कालखंडों की गणना की जाती है। भारतीय परंपरा में समय को 4 प्रमुख युगों में विभाजित किया गया है। एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और यह कलयुग। ठीक। सतयुग को प्रथम युग कहरा के माना जाता है। यह सत्य, धर्म और नैतिकता का युग था। इसकी अवधि सबसे अधिक मानी जाती है ना। उसका त्रेता युग, यह दूसरा युग है जिसमें धर्म और सत्य में कुछ कमी आई, है ना। त्रेता युग में धर्म और क्या, सत्य में कुछ कमी आई। इसी युग में भगवान राम का भी अवतार माना जाता है। ठीक है। तो सतयुग में कोई भी छल कपट, कोई सत्य असत्य वाली बात नहीं, सिर्फ धर्म में लोग रहते थे, नैतिकता में लोग रहते थे। ठीक है। तो आप ये सब को जानते हो। ये ऐसा नहीं है कि 100 साल 200 साल जिंदगी जिंदगी ये सबका जिंदगी बहुत साल था। 10,000 साल से ऊपर लोग जीते थे इस समय, सोच सकते हो। उससे भी ज्यादा। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं जितना हमें समझ है। ठीक। त्रेता युग में भी बहुत साल लोग जीते थे। वही बात है। इसमें क्या लोग अनुमान लगाते हैं, जो अनुमान हम लोगों को पता चला है, जो ऋषि मुनियों से, वही आप हम लोग समझते हैं। यहाँ किसी के पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है कि उस समय कितना टाइम लोग जीते थे क्या है, लेकिन इतना उम्मीद है, इतना आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आज के टाइम में लोग आज के टाइम में लोग कितना साल जीते हैं? आज के टाइम में लोग 60-70 साल तक जीते ये हो जाते हैं ना। 12 यहाँ 20-25 साल 30 साल होता है तो 20 साल 25 साल 30 साल होता है तो बूढ़े होने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, ये वो है ना। 50 साल तक में एकदम बहुत ये हो जाता है, आप समझ सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप देखो जाओ, पीछे पहले के समय में जो बूढ़े लोग होते थे वो 100 120 150 साल तक जीते थे। उससे पहले जाओ, है ना। उसी तरह से आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि सच में बहुत अधिक टाइम तक जीता होगा है ना, मनुष्य, है ना। ये बात है। तो द्वापर युग में यह तीसरा युग माना जाता है। इसमें धर्म और नैतिकता और भी कम हो गई। इस युग में महाभारत हो गया, फिर द्वापर युग में ही का महाभारत हुआ और भगवान कृष्ण का समय इसी समय माना जाता है। उसके बाद कलयुग आया। कलयुग चौथा और वर्तमान अभी जो चल रहा है ये कलयुग ही है। इसमें अधर्म, संघर्ष, नैतिक पतन, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। इन चारों युगों के समूह को महायुग कहा जाता है। इनके महायुग मिलकर मनवंतर बनाते हैं और कई मनवंतर मिलकर एक कल्प का निर्माण करता है। सोचो कितना समय, अब समय कहाँ तक देखो। पक्ष और ग्रहण के वैज्ञानिक आधारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। भारतीय कालगणना में पक्ष और ग्रहण का विशेष महत्व है। ये दोनों खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। इनके पीछे स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है। पक्ष चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के कारण सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित उसका भाग अलग अलग रूप में दिखाई देता है। एक चंद्रमा मास को 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय होता है, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है। कृष्ण पक्ष की बात करो तो ये पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है, जब प्रकाशित भाग घट जाता है। ये बात। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती है। ग्रहण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण होता है। इसके 2 प्रकार है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तभी क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तब तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से रोका जाता है इसमें। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य पृथ्वी जो है कि ना, पहले चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आया, अब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। उस तरह वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जिसका
संबंध छाया और प्रकाश के सिद्धांत से है। इस प्रकार पक्ष और ग्रहण भारतीय कालगणना के वैज्ञानिक तथा खगोलीय आधार को स्पष्ट करते हैं। भारतीय कालगणना की वेधशालाओं की ऐतिहासिक का वर्णन कीजिए। भारतीय कालगणना के विकास में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वेधशाला वह स्थान है जहाँ सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र और कालगणना का संबंध गहरा था। इसलिए समय की सही गणना के लिए वेधशालाओं की स्थापना की गई। वैदिक काल से भारतीय विद्वान आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करते थे। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति और समय निर्धारण पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके सिद्धांतों ने भारतीय कालगणना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मध्यकाल में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में वेधशालाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया, जहां जंतर मंतर उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई। इन वेधशालाओं में विशाल यंत्र स्थापित किए गए जिनसे सूर्य की स्थिति, समय, ग्रहण तथा नक्षत्रों की गणना की जाती है। इन वेधशालाओं की सहायता से पंचांग निर्माण, ऋतु निर्माण और ये सब क्या हुआ संभव हो पाया। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा और खगोलीय ज्ञान की ऐतिहासिक धरोहर है। अगला है काल गणना की इकाइयों का वर्णन कीजिए तथा इसकी आवश्यकता है। पुष्टि कीजिए। भारतीय काल गणना में समय को मापने के लिए स्थूल इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये इकाइयां लंबी अवधि को समझने और जीवन के बड़े चक्रों को व्यवस्थित करने में सहायक होती है। इनमें प्रमुख स्थूल इकाइयां इस प्रकार है। युग समय की सबसे प्रसिद्ध स्थूल इकाई युग है। इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग माना जाता है। उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है महायुग। चारों युग मिलके महायुग बनता है ना। और मनवंतर क्या था, जब अनेक महायुग मिलता है। बताओ कितना बड़ा लंबा टाइम, बताओ। 4 युग, यहाँ सतयुग, त्रेता युग, बताओ भगवान वाला कहानी खत्म। खत्म से पहले महायुग, महायुग से पहले मनवंतर, उनसे पहले कल्प। अनेक मनवंतर मिलकर एक कल्प बनते हैं, जिसे ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। तो ब्रह्मा का एक दिन, बताओ कितना टाइम पीरियड का होता है, सोचो। एक वर्ष पृथ्वी वर्ष क्या होता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा का समय होता है। बताओ एक वर्ष का, बताओ वर्ष, यहाँ एक वर्ष नहीं, वर्ष कल्प से भी बड़ा। मतलब यहाँ साल की है जो 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये वर्ष है ना, जिसमें 100 करोड़ों 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 साल। अब उनसे भी बड़ा टाइम पीरियड होता है अयन। समझ कि इस तरह का भाई, बताओ, पढ़ो। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका ये आई का। मुहूर्त, तिथि, करण और योग का स्वरूप लिखिए। भारतीय कालगणना में मुहूर्त, तिथि, करण और योग पंचांग के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, जो समय निर्धारण और शुभ अशुभ कार्यों निर्धारण में सहायक होता है। मुहूर्त का क्या मतलब होता है, समझिए। सुने होंगे मुहूर्त का नाम। मुहूर्त समय की एक सूक्ष्म इकाई है। ये एक दिन रात मिलकर 24 घंटे को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मुहूर्त में लगभग 48 मिनट का होता है ना। प्राचीन काल में विवाह, यज्ञ, यात्रा, है ना, आदि कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता था, है कि नहीं, पहले के समय। अब तिथि चंद्रमा और सूर्य के बीच कोणीय दूरी है, आधार पर यह बनती है। एक चंद्र मास में कुल 30 तिथियां होती है, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15-15 भागों में बांटा गया है। यह पंचांग का आधारभूत तत्व है। करण, करण तिथि का आधा भाग होता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 करण माने जाते हैं, जिनमें कुछ स्थिर और कुछ चल करण होते हैं। यह भी शुभ अशुभ के समय निर्धारण में उपयोगी होता है। अगला योग। योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतरों के योग से बनता है। कुल 27 योग माने जाते हैं। यह ग्रहों की स्थिति के आधार पर समय के विशेष गुण को दर्शाते हैं। भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत इजी लैंग्वेज ही है। ये नंबर बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप वीडियो को रोक कर देखिए, या फिर आप लोग देखिए पीडीएफ को परचेज जरूर कीजिए। ठीक, पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिए, ये सजेस्ट करूंगा। तो मुहूर्त हम लोग पढ़े भी, अभी मुहूर्त का क्वेश्चन अलग से आया है। अभी जो क्वेश्चन पेपर देखे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे यहाँ पर। 10 मार्क्स का ये मुहूर्त। हाँ, अब आया आप लोगों का ये सब क्वेश्चन लॉन्ग वाला। भारतीय कालक्रम में
कालमान में दिनों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? भारतीय कालमान में सप्ताह के दिनों का नामकरण सौरमंडल के 7 प्रमुख ग्रह नवग्रह के आधार पर किया गया है। यह परंपरा खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। प्रत्येक दिन एक विशेष ग्रह से संबंध माना जाता है। उसी ग्रह के नाम पर उस समय का नाम उस समय का नाम उस दिन का नाम रखा गया। सप्ताह के दिन है ना, अगला है सप्ताह के 7 दिन इस प्रकार है। पहला तो रविवार को सूर्य, सोमवार को चंद्र, मंगलवार को मंगल, बुधवार को बुध, गुरुवार को बृहस्पति, शुक्रवार को शुक्र और शनिवार को शनि। सप्ताह के दिन इस तरह के है ना, इस तरह के हैं। तो इन नामों के प्रत्येक ग्रह का ये सब ग्रह, इन नामों में प्रत्येक ग्रह का प्रभाव उस दिन के स्वभाव और ऊर्जा से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए सूर्य को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है सूर्य को, है ना। सूर्य की पूजा किया जाता है रविवार को। इसी प्रकार चंद्रमा को शांति और मन का कारक माना जाता है, इसलिए सोमवार को मानसिक कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि ग्रहों की गति और स्थिति स्थिति जो है कि प्रभाव स्थिति का प्रभाव पृथ्वी के समय चक्र और मानव जीवन पर पड़ता है। ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं और उनके पीछे क्या विज्ञान है, समझिए। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण, छाया के कारण ये सब ग्रहण लगता है ना। तो भारतीय कालगणना और खगोल शास्त्र में ग्रहण मुख्यतः 2 प्रकार से माना जाता है, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है भाई? तो मैंने आपको पहले भी बताया था सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना। जब चंद्रमा कब कहाँ आ जाता है, ध्यान समझिए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब क्या लगता है? तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक मतलब कम मात्रा में या फिर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लग जाता है। यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव हो सकता है, होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच, बस तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा आंशिक रूप से पूर्ण रूप से ढक जाता है। अगर वैज्ञानिक क्या मतलब है इसमें? ग्रहण का वैज्ञानिक आधार प्रकाश और छाया का सिद्धांत है। सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि नहीं, जब कोई खगोलीय पिंड उसके बीच में आ जाता है तो छाया बनती है, सही बात है। इसी छाया के कारण ग्रहण दिखाई देता है, लोग सोचता है ग्रहण लग गया, वही है। आधुनिक खगोल शास्त्र भी इसे पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा तथा उनकी स्थिति के आधार पर समझ आता है। अगला है क्वेश्चन, शुक्ल पक्ष से आप क्या अभिप्राय है? शुक्ल पक्ष से अभिप्राय चंद्र मास के उस भाग से है जो अमावस्या के अगले दिन से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक ये चलता है। इस अवधि में चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे शुक्ल अर्थात उज्ज्वल या फिर प्रकाशमान या फिर पक्ष कहा जाता है। भारतीय पंचांग में एक चंद्र मास को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती है और आकाश में उसका प्रकाश अधिक स्पष्ट होता है। अवधि लगभग 15 दिनों की होती है। इसका अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खगोल और चमकदार दिखाई देता है। धार्मिक दृष्टि से शुक्ल पक्ष को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, जैसे विवाह, पूजा पाठ और व्रत त्योहारों का आयोजन। वैज्ञानिक दृष्टि से यह चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष बदलते स्थान के कारण होने वाला प्राकृतिक परिवर्तन है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष चंद्रमा का उज्ज्वल और वृद्धि का चरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है स्टूडेंट, देखिए। अधिक मास होने के खगोलीय कारण क्या है? समझिए, अधिक मास होने का खगोलीय कारण चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच अंतर है। भारतीय कालगणना में एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, क्योंकि 12 चंद्र मासों का आधार चंद्रमा की कलाओं पर क्या होता है। दूसरी ओर सौर वर्ष जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पर धारी होता है, सौर वर्ष लगभग 365.54 दिन का होता है। इस प्रकार दोनों वर्षों में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ जाता है, लगभग 32.5 महीनों, करीब 2 वर्ष 8 माह में इतना हो जाता है। ठीक है, कि एक पूरा अतिरिक्त चंद्रमास बनने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसे चंद्रमास के दौरान सूर्य की किसी राशि में प्रवेश या संक्रांति नहीं करती,
नहीं करता तो उस मास का अधिक मास, उस मास को क्या अधिक मास कहता है। इसे मलेमास भी कहते हैं। मनवंतर का स्वरूप आओ, अब मनवंतर में आया भाई, एक टाइम पीरियड है भाई, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मनवंतर का स्वरूप भारतीय काल गणना के अनुसार सृष्टि चक्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई माना गया। आप सोचो, यह एक मनवंतर वह कालखंड है जिसमें एक मनु शासन करता है और उसके साथ देवता, सप्तर्षि तथा विभिन्न व्यवस्थाएं कार्य करती है। आप सोचो, उसमें मतलब एक ही मनु, जिस तरह के यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अभी दुनिया में दिख रहे हैं ना, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। अब सोचो, एक मनु शासन करता था, एक मनु, ठीक है, एक देवता बहुत बड़ा, और उसके साथ कई मनु जो देवताओं के भी देवता है ना, सप्तऋषि तथा विभिन्न व्यवस्थाएं कार्य करती है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में आंशिक प्रलय जैसी स्थिति होती है। इसके बाद अलग अलग मनवंतर पड़ा, मतलब कह रहा है कि अब उसमें प्रलय आता जाता था और ये होते जाता था ना, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग दुनिया, अलग अलग चीज। मनवंतर की गणना के अनुसार एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता था। अब सोचो, ब्रह्मा का एक दिन होता था, एक कल्प, एक दिन कितना बड़ा उस लोग, कितना टाइम पीरियड बाओ, एक दिन बताओ कितना बड़ा। सोचो, यहाँ एक दिन 24 घंटा का होता है, उस समय उनके यहाँ एक दिन। अब सोचो, यहाँ हम लोग कितना बड़ा टाइम पीरियड को गिन रहे हैं। सोचो, तो ऐसा है, ब्रह्मा का एक दिन वैसा होता था, कुल 14 मनवंतर के बराबर। अब तो एक दिन सिर्फ 14 मनवंतर, अब मनवंतर क्या समझे, अब बताओ कितना काल, कितना टाइम पीरियड को मिला के भाई ये बना। अब सोचो, एक मंथन 31 चतुर्युग के बराबर हो, बताओ माय गॉड। चतुर्युग में कौन कौन, सतयुग, त्रेतायुग, मतलब ये समझो, इसको अगर देखा जाए, एक सिर्फ एक है ना, एक मनवंतर, अब देखो एक मनवंतर 71 चतुर्युग के बराबर होता है। और एक चतुर्युग देखो, एक चतुर्युग कितना, इकाई दशक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 43 लाख वर्ष। चेत देखो, 43 लाख वर्ष से भी अधिक यहाँ पे ऐसे हैं। लेकिन अब इतना टाइम की अगर बात करो, इसके जैसा जैसा कितना, 71, फिर अब बताओ 71 चतुर्युग, अब बताओ, ओ माय गॉड, इतना बड़ा टाइम पीरियड। अतः एक मनवंतर, देखो एक मनवंतर को कितना, लगभग कितना बिलियन मिलियन वर्ष, 306.72 मिलियन वर्ष, ओ माय गॉड। अब सोचो, इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनवंतर के आरंभ और अंत में संधि काल भी होता है, जिसके संपूर्ण कल्प की गणना और अधिक विस्तृत हो जाता है। बताओ कितना बड़ा टाइम पीरियड है वो, वहां तक पहुंच, वहां तक सोच भी नहीं पहुंच सकता। आप सोचो, हमारा एक दिन 24 घंटा का होता है, और वो टाइम कितना बड़ा है ये, बोलो। यहाँ सतयुग का नाम सुनते हो तो देखो कितना साल। अब सोचो, सतयुग, द्वापर युग भी, उनसे भी पहले, ओ माय गॉड। कितनी बड़ी बात है ना, ये सब चीज सीखने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आता है। कल्प गणना के वैज्ञानिक कारण को बताइए। कल्प गणना के वैज्ञानिक कारण, भारतीय काल गणना में कल्प को ब्रह्मा के एक दिन के रूप में माना गया है, जिसकी अवधि लगभग 4.32 अरब वर्ष होती है कि नहीं। यह गणना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहन खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। तो ये हम लोग सिर्फ खगोलीय, हम लोग सिर्फ ये नहीं, इसके रूप में नहीं हम लोग सोचेंगे, ठीक है। खगोलीय रूप में, यानी ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर सोचा जाए, इमेजिन किया जाए, माइंड लगाया जाए, तो आपको ये सच्चाई लगेगा, ठीक है। आगे, कल्प गणना का मुख्य वैज्ञानिक कारण ब्रह्मांडीय समय को अत्यंत बड़े चक्रों में व्यवस्थित करना है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विनाश की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यह विचार आधुनिक विज्ञान के कॉस्मिक टाइम स्केल से मिलता जुलता है, जिसमें ब्रह्मांड की आयु अरबों वर्ष में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कल्प गणना चतुर्युग, मनवंतर और संधि काल जैसे उपचक्रों में विभाजित है, जो प्राकृतिक चक्रों जैसे ऋतुओं के परिवर्तन, खगोलीय गति और ग्रहों की स्थिति के क्रमिक बदलाव को दर्शाते हैं। यह व्यवस्था समय को अत्यंत सूक्ष्म और विशाल दोनों स्तरों पर समझने का प्रयास करता है। ब्रह्मवर्ष से क्या अभिप्राय है? ब्रह्मवर्ष भारतीय काल गणना की एक अत्यंत विशाल समय इकाई है, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के जीवन चक्र से संबंधित मानी जाती है। इसे ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ष मतलब क्या, एक वर्ष इसमें 360 ब्रह्मा दिन और 360 ब्रह्मा रातियां होती है, अर्थात कुल 762, कितना, 762 ब्रह्मा दिवस मिलकर एक ब्रह्मा वर्ष बनाते हैं। आप सोचो, बाप रे। अब एक ब्रह्मा दिन आपको पता है ना, 4.0
3-2 अरब वर्ष मानव वर्षों के बराबर होता है। अब बताओ, इतने ही अवधि में ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, एक रात्रि भी होती है। बताओ, एक दिन और एक एक रात मिला के 4.8, 8.64 अरब वर्ष। ओ माय गॉड। इस प्रकार ब्रह्मवर्ष एक अत्यंत दीर्घ कालखंड को दर्शाता है, बहुत बड़का कालखंड को, जो ब्रह्मांडीय स्थिति और संहार के चक्र को समझाने में सहायक है। यह अवधारणा भारत कालगणना की वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच को क्या करती है, प्रकट करती है। भारतीय कालमान का जीवन है ना, भारतीय कालमान के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन कीजिए, है ना। कालमान के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय जीवन पर गहरा और व्यापक प्रभाव है। यह केवल समय मापने की प्रणाली नहीं, बल्कि यह जीवन के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों को व्यवस्थित करने वाला आधार भी है। धार्मिक जीवन में भारतीय कालमान का विशेष महत्व है, क्योंकि सभी पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त देखकर किए जाते हैं। इससे जीवन में अनुशासन और धार्मिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित होता है। कृषि जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऋतुओं और पंचांग के आधार पर किसान बुआई, सिंचाई, कटाई जैसे कार्य करते हैं। कृषि उत्पादन बेहतर होता है। सामाजिक जीवन में जन्म, विवाह और अन्य संस्कार समय अनुसार किए जाते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। मूर्त तथा अमूर्त काल किसे कहते हैं? भारतीय काल गणना में समय को दो रूपों में समझाया गया है, मूर्त काल और अमूर्त काल। मूर्त काल वह काल होता है जिसे देखा, मापा और अनुभव किया जा सकता है। यह भौतिक रूप में प्रकट होता है। इसका संबंध खगोलीय घटनाओं तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से होता है, जैसे दिन, रात, मास, ऋतु, वर्ष आदि मूर्त काल के उदाहरण है। इसे घड़ियों, सूर्य की गति और चंद्रमा की अवस्थाओं के आधार पर मापा जाता है। इसके विपरीत अमूर्त काल वह काल है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता है, बल्कि केवल अनुभव और कल्पना के आधार पर समझा जाता है। यह दार्शनिक सूक्ष्म और यह दार्शनिक और सूक्ष्म अवधारणा है। इसमें ब्रह्मांडी समय, सृष्टि चक्र और अनंत काल जैसी अवधारणाएं शामिल होती है। काल गणना में धर्म शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार वीडियो को रोक कर देखिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। कालयान में योग से क्या अभिप्राय है? अधिक या फिर वृद्धि तिथि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारतीय महासव में के अनुसार भारत पर वैदिक तथा वर्तमान में प्रचलित ऋतुओं के नाम लिखिए। ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्वेश्चन है आपका, भारतीय परंपरा में मास के नामकरण का, है ना, नामकरण का कारण बताइए। 17 में है दिनमान क्या होता है भाई? इसे देखिए, दिनमान क्या होता है? दिनमान से बड़ा उस समय अवधि से जिसमें सूर्य किसी स्थान पर उदय होने से लेकर अस्त होने तक की दिखाई देता है कि नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक दिन के प्रकाश दिन के भाग की कुल अवधि को ही दिनमान कहता है ना। तो एक दिन में जो प्रकाश है, उनके जो दिन वाला भाग है उन्हीं को क्या कहेंगे, उन्हीं समय को दिनमान कहा जाएगा। यह समय पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य की स्थिति तथा ऋतु परिवर्तन के कारण बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में दिनमान अधिक होता है, जबकि शीत ऋतु में यह कम हो जाता है ना। तो ठंडे मौसम में छोटा दिन हो जाता है, गर्मी मौसम में दिन बड़ा रहता है कि नहीं। ये है। जब सूर्य उत्तरायण में रहता है ना, तो लंबे दिन, अभी उत्तरायण हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, लंबे दिन होता है और रातें छोटी होती हैं। और दक्षिणायन में आते हैं तो इस समय अ, इसके विपरीत स्थिति होती है। भारतीय कालगणना में दिनमान का उपयोग मुहूर्त निर्धारण, कृषि कार्य तथा धार्मिक कार्य में किया जाता है। प्राचीन काल में इसकी गणना सूर्य
ये छाया और गति के आधार पर की जाती है। अधिक मास किसे कहते हैं? ठीक है, तो अधिक मास वह अतिरिक्त मास होता है जो भारतीय पंचांग में लगभग 3 वर्ष से के अंतराल पर आता है। इसे मलेमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। भारतीय कालगणना में एक वर्ष में सामान्यतः 12 चंद्रमास होते हैं कि नहीं, लेकिन चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच समय का जो अंतर होने के कारण या कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त मास जोड़ना पड़ता है इसमें। इसी समायोजन को ही अधिक मास कहते हैं। ठीक है, जब किसी चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं करता, तब वह मास अधिकतम माना जाता है। अधिक मास का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस समय को पवित्र और शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है, जैसे कि पूजा, जप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान। खत्म। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जल्दी से आप लोग ये पीडीएफ परचेस कर लीजिए और प्रिपरेशन कीजिए भी एग्जाम देने से पहले। एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। एग्जाम देने के अगर 1 घंटा पहले भी अगर इसे देख लेते हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट पहले भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, आप लोगों को रिवाइज करना है भाई, रट्टा नहीं मारना है। अगर ध्यान से देख लेते हैं ना, आप एग्जाम में अच्छा से लिख कर आ जाओगे, कोई बात नहीं। जाके व्हाट्सएप से परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड ऑल द बेस्ट।